हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉनकेविटी की। अब सब बच्चे ध्यान देना, कॉनकेविटी की बात केवल फंक्शन के लिए होती है, इस बात को ध्यान रखें। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपन ने पूरा पढ़ लिया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको कोई ये ग्राफ दे देता है, इसका ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का, बोलता है इसकी कॉनकेविटी बताओ, तो इसकी कॉनकेविटी नहीं बताई जा सकती। लेकिन हाँ, अगर इसके ऊपर के हिस्से को देखें y इक्वल टू रूट एक्स, तो ये कॉनकेव डाउन है, और अगर इसके नीचे के हिस्से को देखें y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, तो ये कॉनकेव अप है। ऐसे ही पिछले लेक्चर में बच्चे ने पूछा था, और बहुत अच्छा पूछा था। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे पूछते हैं सर्किल है तो ये किधर कॉनकेव है। कोई भी सर्किल ले ले, इस सर्किल की कॉनकेविटी की बात नहीं हो सकती क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाला हिस्सा देखें तो ये अपने आप में फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कॉनकेव डाउन है। और नीचे वाला हिस्सा देखें तो नीचे वाला हिस्सा अपने आप में फंक्शन है y इक्वल टू माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कॉनकेव अप है। अब आइए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इसमें क्या काम है, मैं बताता हूं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या काम है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जहां ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा वहां पर ग्राफ कॉनकेव अप होगा, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जहां लेस देन इक्वल टू जीरो होगा वहां पर कॉनकेव डाउन होगा। और यहां पर भी वही पुरानी बात पड़ती है दोहरानी कि जो जीरो वाला हिस्सा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो मस्ट ऑकर ओनली एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये सिर्फ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ही ऑकर करने चाहिए। डबल डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव होता है वहां कर्व कॉनकेव अप होता है, और डबल डेरिवेटिव जहां नेगेटिव होता है वहां कॉनकेव डाउन होता है। आइए, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है। क्लियरली आंखों से देख सकते हैं कि हमेशा कॉनकेव अप है। और डबल डेरिवेटिव से भी देखिए, इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है जो कि हमेशा कॉनकेव अप बताता है। अगर हम ग्राफ की बात करें y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व आजकल प्ले ग्रुप में नहीं बनवाया जाता है, बहुत स्टैंडर्ड लो है इसका। y डैश आ जाएगा 3x स्क्वायर, y डबल डैश आ जाएगा 6x। तो अगर x नेगेटिव होगा तो y डबल डैश नेगेटिव होगा, अगर x पॉजिटिव होगा तो y डबल डैश पॉजिटिव होगा। यानी नेगेटिव x एक्सिस पर कॉनकेव डाउन और पॉजिटिव x एक्सिस पर कॉनकेव अप। तो डबल डेरिवेटिव क्या बताता है? कॉनकेविटी। मुंह ऊपर है कि मुंह नीचे, कॉपी करिए। तो कहां कहां कॉनकेव अप होगा? वहां वहां कॉनकेव अप होगा जहां जहां डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वहां वहां कॉनकेव डाउन होगा जहां जहां डबल डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो। अब एक और इंपॉर्टेंट शब्द आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आइए इसको डिटेल में समझाऊं। इसको शॉर्ट फॉर्म में पोई कहते हैं, पोई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की परिभाषा है इट इज अ डेरिवेबल पॉइंट अबाउट विच कॉनकेविटी चेंजेस। ध्यान रखना, यह है उसकी परिभाषा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे डबल डेरिवेटिव का जीरो होना मतलब जरूरी है, लेकिन डबल डेरिवेटिव जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव जीरो बट नॉट द कन्वर्स। आइए मैं समझाऊं। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ देखिए, तो x की पावर 4 का ग्राफ ये है। डायस लें, डबल डायस लें, एट x इक्वल टू 0 y डबल डैश इज 0 बट x इक्वल टू 0 इज नॉट पोई, क्योंकि 0 के पहले भी कॉनकेव अप है,
जीरो के बाद भी कॉनकेव अप है। ध्यान रखना, डबल डेरिवेटिव का जीरो जाना ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए काफी नहीं है। डबल डेरिवेटिव का जीरो जाना ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए काफी नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो डबल डेरिवेटिव जीरो होगा। अगर कौआ है तो काला होगा, लेकिन हर काली चीज कौआ नहीं होगी, भैंस भी हो सकती है। ओके, एक और चीज, जरा इस ग्राफ को देखें, x² - 4 का मॉड। इस ग्राफ को देखिए, पहले मैं y = x² - 4 का ग्राफ बनाऊंगा। ऐसा ग्राफ बनेगा 4 2 -2। अगर इसका मॉड ले लूंगा तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, -2 के पहले कॉनकेव अप है, -2 के बाद कॉनकेव डाउन है, बट x = -2 is not POI, as at x = -2 function is not derivable। ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर दो शर्तें हैं, एक तो उसके अबाउट कॉन्केविटी चेंज करे और दूसरा वो डेरिवेबल होना चाहिए। जैसे यहां -2 के अबाउट कॉन्केविटी तो चेंज करती है, लेकिन -2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन डेरिवेबल है। वही बात 2 के लिए भी है। 2 के पहले कॉनकेव डाउन, 2 के बाद कॉनकेव अप। x = 2 is also not POI। समझ में आया? ये बात ध्यान देंगे, डेरिवेबल पॉइंट होना बहुत जरूरी है। अब हाउ टू गेट POI, बहुत आसान है, पुट y'0, क्योंकि अगर POI है तो y'0 होगा ही होगा। तो आप क्या करेंगे, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है तो चेक करेंगे। पुट y'0 एंड गेट ऑल इट्स सॉल्यूशंस। y' को 0 करके सॉल्यूशन निकालेंगे एंड चेक साइन चेंज of y' at each solution. If about it sign changes, then POI. If not changes, then not POI. यह है तरीका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का। आप क्या करेंगे, y'0 के सारे सॉल्यूशन निकालेंगे और हर सॉल्यूशन पर y' का साइन चेंज चेक करेंगे। अगर y' का साइन चेंज कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है। लेकिन अगर साइन चेंज नहीं कर रहा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको यहां एग्जांपल में बताया। कॉपी करिए। छोटा सा हम लोग यहां पर करेंगे एनालिसिस ऑफ क्यूबिक। आइए छोटा सा एनालिसिस ऑफ क्यूबिक करें। सब बच्चे क्यूबिक के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान सुनेंगे। एक क्यूबिक फंक्शन ले लेते हैं, ax3, ये लीजिए क्यूबिक आ गया। क्यूबिक ऑलवेज ऑन टू, ये हमेशा ऑन टू होगा ही होगा। इसका जो डेरिवेटिव है वो निकल के आ जाएगा 3ax² + 2bx + c। अब सब बच्चे ध्यान देंगे जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात पर। अब या तो क्यूबिक का ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, या एक बार टर्न लेके जाएगा, या बिना कोई टर्न लिए जाएगा। ए पॉजिटिव, अगर x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्यूबिक का ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा। या तो 2 बार घूमते हुए जाएगा, या एक बार हॉरिजॉन्टल होकर जाएगा, या एक भी बार हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। और अगर ये <0 है तो ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा, या तो 2 बार हॉरिजॉन्टल होगा, या एक बार हॉरिजॉन्टल होगा, या एक भी बार हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। देखिए ये 2 बार हॉरिजॉन्टल आ रहा है,
यानी डेरिवेटिव दो जगह जीरो जाएगा, यानी डेरिवेटिव के दो रूट आ रहे हैं। हाँ, यहां पर डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव। इस पूरे एनालिसिस में डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव है, यानी डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर माइनस 3ac। अब सुनो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो दो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएंगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो बिल्कुल बढ़ता ही जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं आएगी। यहां पर भी देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो दो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो एक भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं। हम ए का साइन देखकर और डी को देखकर ग्राफ के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि ग्राफ नीचे से ऊपर है कि ऊपर से नीचे है। ये बेसिक बात हो गई। ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। अगर डी पॉजिटिव है तो दो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगी, दो बार ग्राफ घूमेगा। डी 0 है तो एक ही रूट आएगा, एक ही हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा फिर ऊपर हो जाएगा। और अगर डी लेस देन 0 है तो बढ़ता ही जाएगा। यहां भी सिमिलर कमेंट्स। यहां से अपन कह सकते हैं, ग्राफ को देखिए कि एफ एक्स इज 1 1 एंड इंक्रीजिंग। ऐसा कब होगा कि क्यूबिक 1 1 भी ऑन टू तो है, 1 1 भी और इंक्रीजिंग भी हो। ऐसा तब होगा जब ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये वाला ग्राफ आता है तो भी 1 1 इंक्रीजिंग है, ये वाला ग्राफ आता है तो भी 1 1 इंक्रीजिंग है। ऐसा कब होगा कि एफ एक्स इज 1 1 एंड डिक्रीजिंग, ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये देखिए डिक्रीजिंग भी है और 1 1 भी है। अगर कोई कभी आपको बुद्धू बनाए, केवल बोले एफ एक्स के 1 1 होने की कंडीशन बताओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को फर्क नहीं पड़ता 1 1, तो केवल आप कंडीशन बताएंगे डी लेस देन इक्वल टू 0। अगर डी लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो 1 1 तो होगा ही होगा। अब इंक्रीजिंग होगा, ए पर निर्भर करेगा, या डिक्रीजिंग होगा। कॉपी करिए, अभी एनालिसिस बाकी है। चलिए आइए और एनालिसिस करें, थोड़ा और एनालिसिस देखिए। अब मैं कंडीशन निकालना चाहता हूं, कंडीशन सो दैट क्यूबिक हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ऐसा क्या हो जाए कि इसके 3 डिस्टिंक्ट, 3 अलग अलग रियल रूट्स आए। 3 अलग अलग रूट्स कब आएंगे? जब ग्राफ एक्स एक्सिस को ऐसे 3 बार काटेगा। यानी इन केसेस में तो 3 रियल रूट्स आ ही नहीं सकते। या तो नीचे से ऊपर जाते हुए ग्राफ काट दे, या ऊपर से नीचे हुए जाते ग्राफ काट दे। एक बात तो तय हो गई कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्राफ 2 बार घूमना चाहिए। जब ग्राफ 2 बार घूमेगा तभी 3 बार काटेगा। अब सवाल ये उठता है कि केवल ग्राफ घूमना काफी है क्या? सुनो, अगर ऐसा हो गया कि ग्राफ घूमा लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर ही घूम गया तो एक ही रूट आएगा। अगर ऐसा हो गया कि ग्राफ घूमा लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे ही घूम गया तो भी एक ही रूट निकल के आएगा। यानी घूमे और एक बार एक्स एक्सिस के ऊपर घूमे और एक बार एक्स एक्सिस के नीचे घूमे। कैसे तय करेंगे? इस पूरे एनालिसिस में अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ध्यान रखना डी किसका डिस्क्रिमिनेंट है? एफ डैश एक्स का।
और अल्फा बीटा किसके रूट है? एफ डैश एक्स के। तो अल्फा और बीटा वो पॉइंट्स हो गए जहां हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही है, जहां डेरिवेटिव 0 जा रहा है। अगर अल्फा और बीटा डेरिवेटिव के रूट हो गए तो अल्फा और बीटा वो पॉइंट हो गए जहां हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही है, जहां डेरिवेटिव 0 जा रहा है। भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के ही तो रूट है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब जहां हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी। चलिए बात करते हैं। बहुत बढ़िया, ओके। तो यहां तक हमारी गाड़ी पहुंच गई। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हम चाहते हैं एक बार ऊपर घूमे और एक बार नीचे घूमे। यानी ये ग्राफ किसका है? ग्राफ तो y इक्वल टू एफ एक्स का ही है। यानी एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा के अपोजिट साइन आने चाहिए। अगर एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा का सेम साइन आ गया तो इसका मतलब या तो ग्राफ ऊपर ही घूम गया या ग्राफ नीचे ही घूम गया। एंड एफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0। ध्यान रखना, 3 अलग अलग सॉल्यूशन, 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे। अगर 2 बार घूमे और एक बार ऊपर घूमे एक बार नीचे घूमे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 इस बात की गारंटी है कि 2 बार घूमेगा। लेकिन 2 बार अगर नीचे ही घूम लिया या ऊपर ही घूम लिया तो 2-3 बार काटेगा नहीं। तो हम चाहते हैं एक बार ऊपर घूमे एक बार नीचे घूमे, यानी एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा के अपोजिट साइन आने चाहिए। अल्फा बीटा रूट किसके? एफ डैश के। डी डिस्क्रिमिनेंट किसका? एफ डैश का। लेकिन अल्फा बीटा रखने किस में है? एफ एक्स में, ताकि एफ अल्फा पर पॉजिटिव वैल्यू हो और एफ बीटा पर नेगेटिव वैल्यू हो, या एफ अल्फा पर नेगेटिव वैल्यू हो और एफ बीटा पर पॉजिटिव वैल्यू हो, ताकि एक बार ग्राफ ऊपर घूमे एक बार नीचे घूमे और श्योर हो जाएं कि 3 बार तो ग्राफ काटेगा ही काटेगा। कॉपी करिए, आओ समझें। सुनो, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश अल्फा भी 0 है, एफ डैश बीटा भी 0 है। इसका मतलब अल्फा और बीटा वो पॉइंट हैं जहां कर्व को क्या मिलती है? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अब हम क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि कर्व 2 बार काटे। तो ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा होगा ना, और इसी पॉइंट का तो एक्स कोऑर्डिनेट बीटा होगा। अगर ग्राफ ऐसा है तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा होगा और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बीटा होगा। अच्छा, अगर ग्राफ ऐसा है तो अल्फा और बीटा तो वो पॉइंट है ना जहां हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही है। आप ग्राफ 3 बार कब काटेगा? जब 2 बार घूमे तो 2 बार, लेकिन ऐसा ना हो कि एक्स एक्सिस के नीचे ही घूम जाए। यानी अल्फा और बीटा दोनों पर फंक्शन का सेम साइन नहीं आना चाहिए, वरना ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार नहीं काटेगा। अगर अल्फा पर नेगेटिव आ रही है फंक्शन की वैल्यू तो बीटा पर पॉजिटिव आनी चाहिए। एक बार वो एक्स एक्सिस के ऊपर घूमे और एक बार वो एक्स एक्सिस के नीचे घूमे, तभी तो 3 बार एक्स एक्सिस को काटेगा, तभी तो 3 अलग अलग रूट्स मिलेंगे हमको। तो अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं? एफ डैश के। अल्फा बीटा वो पॉइंट्स हैं जहां डेरिवेटिव 0 जा रहा है। लेकिन इस केस में एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है, इस केस में भी एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है, लेकिन इस केस में एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव है। अगर ये वाला केस ले लेते हैं तो भी इस केस में भी अल्फा बीटा पॉजिटिव है। आप क्या चाहते हैं? आप वो कंडीशन निकालना चाहते हैं ताकि इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट हों। यानी आप वो कंडीशन निकालना चाहते हैं ताकि यह 3 बार एक्स एक्सिस को काटे। तो 3 बार कब काटेगी? जब 2 बार घूमेगी। तो 2 बार घूमने के लिए इतनी ही शर्त काफी है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। लेकिन केवल 2 बार घूमने से 3 बार काटने की गारंटी नहीं आती। अगर एक्स एक्सिस के नीचे ही घूम गया तो 3 बार नहीं काटेगा, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही घूम गया तो 3 बार नहीं काटेगा। तो हमको दोनों चीजें श्योर करनी है, 2 बार घूमे भी और 3 बार काटे भी। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करने से 2 बार घूमना श्योर हो गया। अब 3 बार कटवाना भी तो है। 3 बार कब काटेगा? जब एक बार वो एक्स एक्सिस के ऊपर घूमे
और एक बार वह एक्स एक्सिस के नीचे घूमे, तब वो 3 बार काटेगा। इसीलिए एफ अल्फा इंटू एफ बीटा नेगेटिव होना चाहिए, अल्फा और बीटा पर अपोजिट साइन आना चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा और बीटा पर सेम साइन आ गया तो या तो पूरा एक्स एक्सिस के नीचे ही घूम लिया या पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही घूम लिया, तो एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगा। घुमाना भी है, कटवाना भी है। चलिए अब आइए कंडीशन में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अब आपसे पूछूं, अब आप समझ गए होंगे, कंडीशन फॉर ओनली 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। यार क्यूबिक के 3rd डिग्री इक्वेशन है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कब आएंगे मैं बताता हूं। जब एक बार छुए और एक बार काटे, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट तो 2 ही आएंगे, या तो काट के छू ले, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, एंड तभी 2 बार घूमेगा। अब देखो, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बीटा है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बीटा है, एंड वन ऑफ एफ अल्फा और एफ बीटा इज 0, यानी अल्फा और बीटा जो डेरिवेटिव के रूट हैं उनमें से ही एक फंक्शन का रूट बन जाएगा। देखो यहां पर एफ ऑफ अल्फा 0 आ रहा है, देखो यहां पर एफ ऑफ बीटा 0 आ रहा है, देखिए यहां पर एफ ऑफ अल्फा 0 आ रहा है और देखिए यहां पर एफ ऑफ बीटा 0 आ रहा है। दिखाई पड़ा था बच्चों को? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और एफ अल्फा एफ बीटा में से, एफ अल्फा और एफ बीटा में से कोई एक 0 है, तो ऐसा हो जाएगा कि क्यूबिक के 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। कॉपी करिए। अब यहीं पर मैं निकालना चाहता हूं कंडीशन फॉर ओनली 1 रियल रूट। सोचो एक ही रियल रूट कब आएगा? सुनो, इन चारों केसेस में एक ही रियल रूट आएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ 1 1 है, या तो बढ़ता ही जा रहा है तो काटेगा एक्स एक्सिस को तो एक बार, या तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बार घूमे लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे ही घूम जाए, या 2 बार घूमे लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर ही घूम जाए। समझ गए होगे? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में 2 बार घूम जरूर रहा है, घूम रहा है 2 बार, लेकिन काट रहा है एक ही बार, क्योंकि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा पॉजिटिव है, क्योंकि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा पॉजिटिव है। घूम रहा है 2 बार लेकिन काट एक ही बार रहा है। तो एग्जैक्टली 1 रियल रूट 2 तरीके से आ सकता है, या तो फंक्शन ही इंक्रीजिंग हो और या तो फंक्शन ही डिक्रीजिंग हो, या डिस्क्रिमिनेंट 2 बार घूमे लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे ही घूम जाए या एक्स एक्सिस के ऊपर ही घूमे। कॉपी करिए। अब हम लोग छोटी छोटी बातें कवर कर चुके हैं और उनका यूज करेंगे अलग अलग जगह। अब हम लोग एक जबरदस्त कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस, एक आखिरी प्रकार का कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान देंगे इस कंसेप्ट को। सबसे पहले कंसेप्ट शुरू करने के पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। ये चैप्टर किसके बारे में है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के बारे में है। चैप्टर किसके बारे में है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के बारे में है। इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। कोई खास बात नहीं है। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर मैक्सिमा एंड मिनिमा।
कभी भी अगर क्लोज्ड इंटरवल आ जाए, इस बात को अलग ध्यान रखेंगे, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन अ क्लोज्ड इंटरवल, यूज कंसेप्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी। याद करो, मैंने आपको क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमा निकालना सिखाया था। याद करो, मैंने आपको क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमा निकालना सिखाया था। याद आया? बाउंड क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, सारे क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, सारे बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, जो सबसे बड़ा मैक्सिमा और जो सबसे छोटा मिनिमा। याद आया? ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली ओपन इंटरवल के बारे में है। उस समय बच्चे पूछ रहे थे ओपन इंटरवल। अच्छा चलिए, इसके पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, मेरा एक सवाल है आपसे, फिर मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। इधर देखिए, मान लीजिए एक कर्व है, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और कर्व कुछ ऐसा है, यह ऐसे इंफिनिटी को जा रहा है, और ये इधर पाताल लोक माइनस इंफिनिटी को। मान लीजिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है, और मान लीजिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ग्राफ जो है पूरा पाताल लोक माइनस इंफिनिटी से लेकर आकाश लोक प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? जवाब दीजिए, सोचिए, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? मैक्सिमम बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हो गई इंफिनिटी, ढैन टैन, और मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस इंफिनिटी। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1। अब आप बोलेंगे गुरुजी कुछ भी अनाप शनाप पढ़ा रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू 3 कैसे है? 3 से बड़ी वैल्यू ले रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मिनिमम वैल्यू 1 कैसे है? मिनिमम 1 से छोटी वैल्यू ले रहा है, देखिए 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 देखिए। अब सुनेंगे ध्यान से मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। मैक्सिमम का मतलब होता है लार्जेस्ट एमंग ऑल लोकल मैक्सिमाज, ये होता है मैक्सिमम का मतलब। और मिनिमम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट अमंग ऑल लोकल मिनिमाज। ये लिए 2 नए शब्द हैं, गजब। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे कोटा का डॉन, लोकल डॉन, उसके ऊपर राजस्थान का डॉन, उसके ऊपर इंडिया का डॉन, फिर वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन और बड़े बड़े लोग। चलिए बात करते हैं। कोई कर्व ले लीजिए, इधर देखिए, इधर देखिए, कोई कर्व ले लेते हैं, ये कर्व है। लोकल मैक्सिमा शब्द का मतलब है आसपास की वैल्यू में सबसे बड़ा। कंसेप्ट समझिए, लोकल मैक्सिमा का मतलब है आसपास की वैल्यू में सबसे बड़ा। ये है लोकल मैक्सिमा, ये है लोकल मैक्सिमा, ये है लोकल मैक्सिमा, ये है लोकल मैक्सिमा। अब आगे और कोई लोकल मैक्सिमा नहीं मिलेगा। कर्व आगे जा रहा है, जाने दो, मत रोको। लोकल मिनिमा का मतलब है आसपास की वैल्यू में सबसे छोटा। ये है लोकल मिनिमा, ये है लोकल मिनिमा, ये है लोकल मिनिमा, ये है लोकल मिनिमा। यहां इसके आगे कोई लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा। ये नीचे गिर रहा है, गिरने दो, चला जा रहा है, चले जाने दो, मत रोको। सबसे पहले आप
लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ढूंढेंगे। सबसे पहले आप लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालेंगे। लोकल मैक्सिमा का मतलब है जो आसपास में सबसे बड़ा हो। लोकल मैक्सिमा का मतलब है ऐसा कुछ दिखे, तो यह कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। जैसे कोटा का डॉन, बगल में बूंदी का डॉन, बगल में झालावाड़ का डॉन, लोकल डॉन। और अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो यह कहलाता है लोकल मिनिमा। अब आप परिभाषा पर आ जाएं। मैक्सिमम का मतलब है जितने लोकल मैक्सिमा है ढूंढ ले तू, और सारे लोकल मैक्सिमा में सबसे बड़ा, तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। बस इससे बड़ा फंक्शन ले रहा है, लेने दो। इससे बड़ा फंक्शन आ रहा है, आने दो। इससे ऊपर ग्राफ जा रहा है, जाने दो। हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी परिभाषा सेट है। लोकल मिनिमा का मतलब है सब में सबसे छोटा। ये कौन सा छोटा लग रहा है? ये सब छोटा लग रहा है, तो ये हो गया मिनिमम। इससे छोटी वैल्यू आ रही है, आने दो। इससे छोटी वैल्यू ले रहा है, लेने दो। इसके नीचे ग्राफ जा रहा है, जाने दो। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम ढूंढते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्या आगे अब इस बढ़ने में दोबारा कहीं लोकल मैक्सिमा मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा तो क्यों देख रहे हो? क्या आगे यहां बढ़ने पर लोकल मिनिमा मिलेगा? नहीं मिलेगा तो क्यों देख रहे हो? नहीं मिलेगा ना। ये बहुत गजब का कंसेप्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत काम में आता है आईआईटी में। और यही सही कंसेप्ट है जिसको रियल वर्ल्ड में यूज किया जा सकता है। या मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी कोई अचीवेबल थोड़ी है, मतलब स्ट्रेटेजिकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। खैर, अब मुझे उम्मीद है आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा समझ चुके होंगे। लोकल मैक्सिमा आसपास की वैल्यू में सबसे बड़ा, लोकल मिनिमा आसपास की वैल्यू में सबसे छोटा। मैक्सिमम सारे लोकल मैक्सिमाज में सबसे बड़ा मैक्सिमम, सारे लोकल मिनिमाज में सबसे छोटा मिनिमम। तो आप इस ग्राफ पर आ जाइए। इसके कितने लोकल मैक्सिमा हैं? एक, तो वही मैक्सिमम हो गया। इसके कितने लोकल मिनिमाज हैं? एक, तो यही मिनिमम हो गया। कॉपी कर लीजिए। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के पर मैं आता हूं, पर उसके पहले हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। सब बच्चे बोर्ड पर देखें, सब बच्चे बोर्ड पर देखें। हाउ टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। कैसे निकालेंगे हम लोग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के पॉइंट्स? इसके दो अलग अलग तरीके हैं। दो तरीकों से हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट्स निकालते हैं। पहला तरीका है बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरा तरीका है बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। दो तरीकों से हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालते हैं। सुनिए ध्यान से कैसे, बहुत ध्यान से। सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व कर लीजिए, जहां जहां डेरिवेटिव 0 जा रहा है। ठीक है ना। लेट इट्स सॉल्यूशन बी। मान लीजिए इसका सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू ए आ गया। सो एफ डैश ए तो 0 है। अब एफ डैश ए 0 है तो आपको उसके आसपास देखना है। ये एक्स इक्वल टू ए है। हो सकता है एफ डैश ए माइनस पॉजिटिव हो एंड एफ डैश ए प्लस नेगेटिव हो, यानी ए के पहले इंक्रीज कर रहा हो बाद में डिक्रीज करे,
तो मिल गया लोकल मैक्सिमा। हो सकता है एफ डैश ए माइनस नेगेटिव हो, पहले डिक्रीज कर रहा हो, बाद में इंक्रीज करे, एंड एफ डैश ए प्लस पॉजिटिव हो गया लोकल मिनिमा। हो सकता है कि पहले भी डिक्रीजिंग बाद में भी डिक्रीजिंग, तो एफ डैश ए माइनस भी नेगेटिव, एफ डैश ए प्लस भी नेगेटिव, तो कुछ भी नहीं आया, ना लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा। हो सकता है पहले भी इंक्रीजिंग बाद में भी इंक्रीजिंग, एफ डैश ए माइनस भी पॉजिटिव, एफ डैश ए प्लस भी पॉजिटिव, नथिंग। ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो जाएगा उसके आसपास में देखना है। डेरिवेटिव अगर पहले इंक्रीजिंग है बाद में डिक्रीजिंग है तो लोकल मैक्सिमा, यही तो पहचान है। ऐसा दिखेगा तो क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा। यानी पहले इंक्रीज करे और बाद में डिक्रीज करे, और ऐसा दिखेगा तो यही पहचान है लोकल मिनिमा। पहले डिक्रीज करे बाद में इंक्रीज करे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है कि लोकल मिनिमा का। क्या करेंगे? डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, और जहां जहां डेरिवेटिव जीरो जाएगा वहां पर आसपास का साइन चेक करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें भी वही करना है। सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, लेट इट्स सॉल्यूशन बी एक्स इक्वल टू ए, सो एफ डैश ए इक्वल टू जीरो। फाइंड एफ डबल डैश ए। पहला स्टेप वही है, वो पॉइंट्स निकालिए जहां डेरिवेटिव जीरो जा रहा है। फाइंड एफ डबल डैश। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो एट एक्स इक्वल टू ए लोकल मिनिमा, नेगेटिव आ गया तो एट एक्स इक्वल टू ए लोकल मैक्सिमा। अगर एफ डबल डैश ए जीरो आ गया तो टेस्ट फेल, यूज फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट। आइए इसको समझाऊं। सोचो, एफ डबल डैश ए पॉजिटिव है, यानी एफ डैश इंक्रीजिंग है। जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग होता है। इधर जरा देखो, इधर जरा देखो। जब आपको लोकल मिनिमम मिलेगा तो पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, फिर डेरिवेटिव जीरो होता है, फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। यानी डेरिवेटिव नेगेटिव है, फिर डेरिवेटिव जीरो है, फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। देखो, इधर डेरिवेटिव नेगेटिव है, इधर डेरिवेटिव जीरो है, इधर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। यानी लोकल मिनिमा से निकलते हुए डेरिवेटिव इंक्रीज करता है, डेरिवेटिव इंक्रीज करता है। देखिए, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, डेरिवेटिव इंक्रीज करता है। अगर डेरिवेटिव इंक्रीज करता है तो उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। जो चीज इंक्रीजिंग होती है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अब जरा लोकल मैक्सिमा पर देखें। पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फिर डेरिवेटिव जीरो है, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव है। यानी पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फिर डेरिवेटिव जीरो है, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव है। यानी डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है। लोकल मैक्सिमा के पॉइंट से निकलते हुए डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है। तो जो चीज डिक्रीज करती है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। और अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया ए पॉइंट पर, तो फिर यानी ये सेकंड ऑर्डर टेस्ट काम नहीं करेगा। आपको केवल इस्तेमाल करना है फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट। आमतौर पर हम लोग सेकंड ऑर्डर टेस्ट तक जाते ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से हमारा काम बन जाता है। कॉपी कर लीजिए।